क्लास 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी किताब है ये। इसमें हम लोग दिल्ली सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली सुल्तान से पहले हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो दिल्ली का इलाका था इस पे मीडिवल टाइम से किसने राज किया। दिल्ली के इलाके के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दिल्ली आप कह लीजिए कि 12th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट हुआ है। 12th सेंचुरी से पहले दिल्ली शहर कोई खास नहीं हुआ करता था, कैपिटल्स दूसरी जगह पे हुआ करती थी। तो ये सब चीजें मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था कि कैसे जो कावेरी डेल्टा के आसपास का जो इलाका था वहां पे चोला, पंड्या, इस तरीके की जो डायनेस्टीज थी वो रूल करने के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रही थी। तो उस समय पे वो इलाका इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन उस समय पे कहीं पे भी दिल्ली नाम के इलाके का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, दिल्ली नाम का इलाका उस समय तक उतना फेमस नहीं हुआ था। दिल्ली फेमस हुआ है 12th सेंचुरी के टाइम पे। यहाँ एक टेबल 1 है। टेबल 1 पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे भैया कौन कौन से रूलर्स रहे हैं दिल्ली के। तो सबसे पहले आई राजपूत डायनेस्टी, जिसमें आपके तोमर थे। तो तोमर में एक इंपॉर्टेंट लीडर था अनंगपाल, उसका रूल था 1130 टू 1145। फिर चौहान में से पृथ्वीराज चौहान, चौहान को चहमनास भी कहते थे, चहमनास। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का राज था 1175 से 1192। फिर टर्किश रूलर्स आए। तो टर्किश रूलर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते थे, गुलाम वंश। उसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। ये काफी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, लेकिन इनको ठीक से राज करने दिया नहीं गया क्योंकि एक औरत थी। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। फिर आगे खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी का टर्म है 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316। आगे देखते हैं तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद बिन तुगलक 24 से 51, फिरोज शाह तुगलक 51 से 88। सैयद डायनेस्टी में खिजर खान है 1414 से 1421। लोडी डायनेस्टी में बहलूल लोडी 14 से 51 से 1489। बहुत ज्यादा डिटेल ब्रेकअप यहाँ नहीं दिया गया, वो मैं अपने मीडियल हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा, या मैंने पढ़ा भी रखा है अगर आप देखें जाके। तो काम भर की चीजें जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे इस मैप में आपको दिल्ली का नक्शा नजर आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिरोज शाह, ये फिरोज शाह कोटला है। आप समझ सकते हैं फिरोज शाह कोटला प्रेजेंट डे कहाँ पे है। फिर अगर आप दिल्ली में कभी रहे तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। ये तुगलकाबाद है। तुगलकाबाद आपका जो बदरपुर बॉर्डर वाला इलाका है, जहां पे आपका फरीदाबाद का बॉर्डर लगता है, उसके पास है। इधर आदिलाबाद है। यहाँ पे 3 सिटीज आपको दिखाई पड़ रही है, एक सीरी है, एक जनपनाह है, एक दिल्ली खुलना है। ये तीनों सीरीज की जो अभी आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना इस चैप्टर को, उसमें इन तीनों जगहों का नाम आएगा। सीरी का भी नाम आएगा, जहान पनाह का भी नाम आएगा, दिल्ली खुलना का भी नाम आएगा। अब देखिए टेबल 1 को हम लोगों ने देख लिया। दिल्ली पहली बार कैपिटल बनी किसके अंदर? तो राजपूत में जो तोमर वंश था उसके अंदर कैपिटल बनी। इस तोमर वंश को इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी हरा दिया चहमनाज ने या फिर चौहान्स ऑफ अजमेर ने। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत जो हुई थी दिल्ली में एज अ कैपिटल हुई थी तोमर के राज से और चौहान्स के राज से। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे दिल्ली एक इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर बना। ओके दोस्तों, उसके बाद दिल्ली कॉमर्शियल सेंटर क्यों बना? क्योंकि देखिए पहली बात तो ये जो रूलर्स थे ये मर्चेंट्स को काफी हेल्प करते थे। जो जैन, बहुत सारे जैन मर्चेंट्स रहते थे सिटी में, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। फिर यहाँ पे कॉइन्स वगैरह मिंट होते थे। इन कॉइन्स को कहा जाता था दहलीवाल। इन दहलीवाल का बहुत तगड़ा सर्कुलेशन था, बहुत वाइड स्केल पे इन कॉइन्स को इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए दिल्ली कैपिटल था इन शुरुआती राजपूतों की। इन शुरुआती राजपूतों के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत यहाँ पे एंट्री मारेगी। जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे एंट्री मारेगी तब रियल में ये चीज शुरू होगी कि दिल्ली बनेगा कैपिटल। देखिए कैपिटल कब होती है कोई शहर? आज की डेट में दिल्ली कैपिटल है हमारे देश की। कैपिटल है तो वहां से राज होता है इंडिया के पूरे एरिया में। यानी कैपिटल वो एक सेंट्रल सिटी होती है जहां से एक राज्य के पूरे एरिया में राज होता हो। शुरू में जब यहाँ पे चौहान्स राज करते थे, तोमर राज करते थे, शुरुआत के बिल्कुल जो आपके दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, उनके समय पे दिल्ली से एक बहुत बड़े वास्ट एरिया पे राज नहीं होता था। वास्ट एरिया पे कंसोलिडेट करना, उनके ऊपर अपनी ताकत को स्टैब्लिश करना शुरू हुआ था किसके राज से? बलबन के राज से, गियासुद्दीन बलबन के राज से। उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। आपने दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी अभी देख ली, मैंने अभी आपको बोल के बताई। अब देखिए दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी सिटीज बनाई हैं। तो इसमें आपको मैंने दिखा दी, दिल्ली खुलना है, जहां पना है, सिरी है। तो ये बहुत सारी सिटीज है। एक सिटी के अंदर सिटी देखिए
बहुत सारी सिटीज, कहने का मतलब है कि दिल्ली के इलाके में लोग सेटल थे, तो एक बड़ा सा जब ये रहने का आप कह सकते हैं ना कि जगह बना देते थे, एक बड़ी जगह, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिरोज शाह तुगलक, ये जो आपका फिरोज शाह कोटला है, फिरोज शाह कोटला के आसपास के इलाके उन्होंने सिटी बनाई। फिर जहां पे दिल्ली है खुलना है, वो एक बहुत बड़ा सा आप कह सकते हैं कि टाउनशिप बनी। यहां पे सिटी का मतलब एक बहुत बड़ी सी टाउनशिप आप कह सकते हो। अब यहाँ पे 4 इमेजेस दिखाई गई हैं और 4 इमेजेस में दिखाया गया है कि 4 स्टेजेस ऑफ मेकिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट। जब भी मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी तो उसकी 4 स्टेजेस क्या होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब एक पेपर पे जब आप हाथ से लिख के हैंड रिटन नोट्स बना के कोई रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान, देखिए इंस्क्रिप्शन से यानी लिखी हुई चीजों से, इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे होते हैं, दीवालों पे होते हैं, इनके इंस्क्रिप्शन से हमको बहुत कुछ पता चलता है। हमें सिक्कों से बहुत कुछ पता चलता है, हमको आर्किटेक्चर से भी बहुत कुछ पता चलता है। हिस्ट्रीज डॉक्यूमेंट जैसे कि तवरिक, तवरिक या तारिक, ये भी आप कह सकते हैं कि पर्शियन में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को आप तारिक या फिर तवरिक कहते हैं। इनको पर्शियन में लिखा जाता था। ठीक है, ये जो पर्शियन थी दिल्ली सुल्तान के टाइम पे ये एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हुआ करती थी। जो रूलर थे और जो उनके नॉबल्स थे, जो रूलिंग क्लास थी, जो एलिट पर्सन थे, पर्शियन बोलते थे। और तवारिक जिन्होंने लिखी थी वो थे भाई पढ़े लिखे लोग। तो सेक्रेटरी हुआ करते थे, पोएट्स हुआ करते थे, कोर्टियर्स हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हुआ करते थे। तो भाई गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में वो राजाओं की मदद करते थे। कई कई बार इनको प्रोविंसेस का गवर्नर भी बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये कह सकते हो आप। अब यहां पे एक चीज बोली गई है, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। अब सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा सवाल का जवाब देने के लिए कि सर्कल ऑफ जस्टिस क्या है। तो सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है कि एक ऑथर है फक्र ई मुदब्बिर। फक्र ई मुदब्बिर क्या बोलते हैं कि एक राजा अपने सैनिकों के बिना नहीं रह सकता। एक सैनिक को रहने के लिए पैसे चाहिए, उसकी तनख्वाह चाहिए। वो एक सैनिक तनख्वाह के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसी तनख्वाह से वो अपने घर का पालन पोषण करेगा, उसी तनख्वाह से वो पैसे देगा। ठीक है ना, अपना खर्चा बुर्चा चलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए ये सैलरी आएगी कहां से। उस समय पे सैनिकों को जो तनख्वाह मिलती थी वो मिलती थी रेवेन्यू से। और उस समय पे रेवेन्यू का मेन जो सोर्स था वो था पीजेंट्स। पीजेंट्स जो क्रॉप्स उगाते थे उसका एक शेयर लेके सरकार अपना टैक्स वसूल करता था। लेकिन पीजेंट्स तभी रेवेन्यू दे सकते हैं जब वो प्रॉस्परस हो और हैप्पी हो। और वो प्रॉस्परस अच्छी हैप्पी कब होंगे, जब गवर्नेंस अच्छा हो, ऑनेस्ट हो और जस्टिस प्रोवाइड करता हो। तो अब देखिए कैसे पीजेंट्स जो कि लोवेस्ट लेवल पे हैं वो किंग के साथ यहां पे एसोसिएट हो रहे हैं। जब किंग एक अच्छा जस्टिस देगा, एक अच्छी गवर्नेंस देगा, तो पीजेंट्स खुश रहेंगे और इंटर्न पीजेंट्स और अच्छा पैदावार करेंगे, जिससे किंग को और सेंट्रल रेवेन्यूज को पैसा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां सर्कल ऑफ जस्टिस आ जाता है। अगर किंग नीचे पीजेंट्स को खुश रखेगा तो पीजेंट्स भी खुश रह के काम करेंगे। अगर किंग आप कह सकते हैं कि क्रूअल होगा तो नीचे के पीजेंट्स भी खुश नहीं रहेंगे तो राज ठीक से नहीं चल पाएगा। क्या कहने का मतलब ये बैठ रहा है। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक बर्थ राइट। बर्थ राइट क्या होता है कि भाई आप जहां पे जन्मे हैं उस हिसाब से अगर आपको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाए तो उसको कहा जाएगा बर्थ राइट। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी टाइम पे बोल लीजिए कि जो नॉबल्स हुआ करते थे, जो एलीट पर्सन हुआ करते थे, जो शाही खानदान या घराने के हुआ करते थे, उन्हीं को ज्यादातर केसेस में गवर्न करने के लिए, राज करने के लिए प्रोविंस के गवर्नर की तरह बनाया जाता था। होता क्या था दोस्तों, ये देखिए दिल्ली सल्तनत में बहुत बार स्लेव्स पाले जाते थे। और उन स्लेव्स को इसलिए पाला जाता था क्योंकि वो अच्छे मिलिट्री कमांडर होते थे और सुल्तान के वफादार होते थे। लेकिन ज्यादातर आप एंशिएंट इंडिया से मीडिवल इंडिया के एंड तक जब आप देखोगे ना, तो ज्यादातर लोग जो राजशाही में थे, जो गवर्नर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो लोग हुआ करते थे जो किसी एक सर्टेन बड़े खानदान या घराने में पैदा हुए हों। तो ये उनका बर्थ राइट से बन गया था। जैसे कास्ट सिस्टम में होता है ना कि भाई जो ब्राह्मण है उनका बर्थ राइट है पूजा करना, जो क्षत्रिय है उनका बर्थ राइट है भैया लड़ना। और कोई एक बहुत ताकतवर, कोई एक बहुत नॉलेजफुल पर्सन अगर शूद्र में पैदा हो गया तो उसको हम आगे नहीं आने देंगे, दूसरा काम नहीं करने देंगे। तो ये भी एक तरीके का बर्थ राइट प्रिविलेज है। फिर हम बात करते हैं कि जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए जेंडर डिस्टिंक्शन में बोला गया कि भाई वुमेन और मेन में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो देखिए हैं, ये तो भाई सबको पता है, लेकिन सोशल डिफरेंसेस भी हैं। अब सोशल डिफरेंसेस हैं मतलब सोसाइटी में वो बाकी सोसाइटी से एक मेन कैसे इंटरेक्ट करेगा और एक वुमेन कैसे इंटरेक्ट करेगी, वो चीज हो जाएगी अलग।
और इस बेसिस पे थ्योरी उस समय बनाई गई थी कि मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। तो उस समय पे बहुत सारे जेंडर आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शंस भी एग्जिस्टेंट थे। अब ये कैसे एग्जिस्टेंट थे, यहां पे रजिया सुल्तान के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, अब इस पर थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा, जो तवरिक थी, जो हिस्ट्रीज थी जो कि पर्शियन में लिखा करती थी, जो लर्न लोग, आप कह सकते हैं पढ़े लिखे लोग जिनको लिखते थे, ये तवरीज ज्यादातर बेसिकली शहरों में लिखी जाती थी। शहरों में ये बड़े बड़े ऑथर्स रहा करते थे, कभी गांव में नहीं रहा करते थे। दूसरी बात, ये तवरीक में सुल्तान की बहुत तारीफ लिखते थे। सुल्तान की तारीफ इसलिए लिखते थे क्योंकि ये लोग लगातार सुल्तान की तरफ देखते रहते थे कि भाई सुल्तान से कुछ इनाम मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ हीरे जवाहरात मिल जाए। होते थे ना पुराने जमाने, सुल्तान सोने का हार निकाल के दे दिया, हीरो का हार निकाल के दे दिया, तो उस टाइप की चीजें मिल जाए, पैसा मिल जाए, इसीलिए तवरिक को कुछ इस तरीके से फ्रेम करते थे। ये आप कह सकते हो कि जो लर्न स्कॉलर्स थे कि भाई वो सुल्तान की बहुत तारीफ लिखी होती थी, जिसमें कुछ कुछ कह रहे हो कि प्रशस्ति की तरह होती थी ये तवरिक। प्रशस्ति क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद ये जो ऑथर होते थे जो तवरिक को लिखते थे, ये सुल्तान को हमेशा ये बताते थे कि आप कुछ इस तरीके का सोशल ऑर्डर बनाइए, कुछ इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बनाइए, ताकि भाई बर्थ राइट को और जेंडर डिस्टिंक्शंस को हम लोग कायम रख पाए सोसाइटी में। तो कुल मिला के ये ऑथर्स रूलर्स को बताते थे कि बर्थ राइट भी रहना चाहिए, जेंडर डिस्ट्रिक्शंस भी रहना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, जो तवरिक लिखते थे ये एलीट क्लास के लोग होते थे, और एलीट क्लास के लोग आपके बर्थ राइट पे तो फोकस देंगे ही। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बर्थ राइट पे फोकस नहीं देंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देंगे, तो भाई नीचे का काबिल आदमी आके उनको नीचे उठा के फेंक देगा। इसीलिए वो अपनी बादशाहत बनाने के लिए हमेशा बोलते थे कि भाई बर्थ राइट को मानिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मानिए। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भाई एक सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है जेंडर डिस्टिंक्शन का। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान बनी। रजिया बहुत ही आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट रूलर थी। उस समय पे जो क्रॉनिकलर थे, मतलब जो लिखता था किताबें, जो हिस्ट्री बनाता था, ठीक है, मिनहाज ई सिराज, उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि भाई रजिया सुल्तान वाज मच मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल अदर ब्रदर्स। इल्तुतमिश के जितने भी बच्चे थे, चाहे इंक्लूडिंग बेटे, उनमें से सबसे ज्यादा काबिल रजिया थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने भी फेजर किया था कि वो सुल्तान बन जाए, लेकिन मिनहाज ई सरहाज और उसके साथ साथ जितने भी और नोबल एलीट रूलिंग क्लास के लोग थे, उनको ये पसंद नहीं आया कि रजिया जो कि एक लेडी है, वो उनके ऊपर बैठ के उन पे राज करे, उनको हुक्म दे। था इस मिनहाज ई सरहाज का जो नाम था, पूरा नाम था, वो था अबू ओस्मान मिनहजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, कुछ इस तरीके से करके नाम था इसका, बड़ा सा। तो मिनहाज ई सिराज ने लिखा था कि वो ज्यादा एबल है, ज्यादा क्वालिफाइड, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहता कि ये उनके ऊपर राज करे। ठीक है, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर, और ना ही कोई नॉबल्स खुश थे। इसीलिए कंटिन्यूअस पॉलिटिक्स रहती थी रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में। 1240 पे उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई थी, और बाद में उसका आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन भी हो गया था, उसे मार भी दिया गया था। कहा जाता है कि उसके एग्जीक्यूशन में भी इसके नॉबल्स का एक मेजर रोल रहा है। मिनहाज ई सिराज ने क्या कहा रजिया के बारे में? Minhaj e Siraj thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to women. तो मिनहाज ई सिराज का कहना है कि भैया जो सोशल ऑर्डर जो भगवान ने बनाया, उस भगवान ने आदमियों को सुपीरियर बनाया है और वुमेन को इंफीरियर बनाया है। ये मिनहाज उस सिराज की आप कह सकते हैं कि एक सोच थी। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her excellent qualities? तो इस तरीके की सोच उस समय पे थी। अच्छा, अपने इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पे रजिया ने लिखवाया था शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, यानी रजिया ने सीधे सीधे लिखवाया था कि शी वॉज द डॉटर, वो बेटी है सुल्तान इल्तुतमिश की। ये वाली जो प्रैक्टिस थी ना, वो रुद्रदम देवी क्वीन के अगेंस्ट में थी। ये जो रुद्रम देवी थी, ये काकातिया डायनेस्टी की क्वीन थी। काकातिया डायनेस्टी प्रेजेंट डे वारंगल में, ये एक्टिव थी 1262 से 1289 के पीरियड में। ये मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आपका वारंगल। तो रुद्रमा देवी ने जब राज किया तो उन्होंने ये प्रिटेंड किया अपने इंस्क्रिप्शंस में कि वो एक आदमी है। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं बताया कि वो एक औरत है, बट एक्चुअली में वो औरत थे। फिर कश्मीर में 1980 से 1003 के टाइम पीरियड में एक और क्वीन थी जिनका नाम था दिद्दा। कहा जाता है कि इस दिद्दा वर्ड से दीदी शब्द निकला है। खैर, ये कुछ चीजें थी। मिनहाज इस राज वाली बात भी मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश। कुछ देखेंगे। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गैरिसन टाउन क्या होता है? कि भाई जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के जो सेंट्रलाइज्ड रूलर्स का राज था,
तो शुरू शुरू में शुरुआत हुई भाई कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो दूर दराज के इलाके थे इनके ऊपर दिल्ली के सुल्तानों का राज उतना अच्छा नहीं था, पास के इलाकों पे इनका राज था। तो पास के इलाकों पे इन्होंने गैरिसन टाउन बना दिया। गैरिसन टाउन मतलब एक फौज की टुकड़ी का जमावड़ा बना दिया, ठीक है। तो वहां पे उस गैरिसन टाउन में फौज रहेगी, जो आर्मी है वो प्रॉपर रहेगी। लेकिन एक गैरिसन टाउन से, यानी दिल्ली जो गैरिसन टाउन है जहां पे जगह जगह पे फोर्सेस तैनात थी, ये एम्पायर में कैसे बदलेगा वो हम देखेंगे। अच्छा, शुरू में इनकी फोर्सेस भी ज्यादा नहीं थी, धीरे धीरे इनकी फोर्सेस आपकी बढ़ेंगी। अब देखिए हिंटरलैंड देख लेते हैं क्या होता है। हिंटरलैंड द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक सिटी के पास या एक पोर्ट के पास के आसपास का इलाका, और वो आसपास का इलाका जो कि उस सिटी को या उस पोर्ट को एसेंशियल चीजें प्रोवाइड करता है जो कि उस सिटी या पोर्ट में नहीं मिलती हैं, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। और एक गैरिसन क्या होता है? फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स की टुकड़ी है और चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, तो चारों तरफ से उसको फोर्टिफाई कर दिया है, तो इसको आप बोलोगे गैरिसन टाउन। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली 30th सेंचुरी जब दिल्ली सल्तानों का राज शुरू हुआ तो उस समय पे दिल्ली के आसपास बहुत सारे गैरिसन बने हुए थे, फोर्टिफाइड टाउन्स थे, और यहां पे दिल्ली सुल्तानों का कंट्रोल था। पर हिंटरलैंड में जहां से चीजें आती थी, जहां से व्यापार होता था, जहां से ट्रिब्यूट्स आते थे, वहां पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था इन दिल्ली के सुल्तानों का। तो दिल्ली के सुल्तानों को धीरे धीरे समझ में आया कि डायरेक्ट कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि जब भी पैसे वगैरह चाहिए होते हैं तो व्यापार करना पड़ता है, या ट्रिब्यूट करना पड़ता है, या लूटा पाटी करनी पड़ती है। अब कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सिंध भाई पाकिस्तान के अंदर जाके है, दिल्ली से बहुत दूर है। बंगाल आपका बिल्कुल ईस्टर्न इंडिया में आ जाता है भाई, दिल्ली से बहुत दूर है। तो अब इतनी दूर पे जाके अगर आप गैरिसन टाउन बनाओ, और उस गैरिसन टाउन को बनाने के बाद अगर वहां पे उस गैरिसन टाउन का जो हेड है उसको ज्यादा पावर दे दो, तो जरूरी नहीं है कि वो सुल्तान, दिल्ली सुल्तान की सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर रहेगा। कभी भी रिबेलियन हो सकता है, वॉर हो सकता है, अगर गंदा वेदर हो गया तो कम्युनिकेशन रूट्स टूट सकते हैं। फिर दिल्ली अथॉरिटी में और भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी भाई, मंगोल इन्वेजन हो रहे थे अफगानिस्तान से, ठीक है। फिर इन दिल्ली सल्तनत के जो गवर्नर्स थे ना, वो जब देखते थे कि सुल्तान थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, आर्मी अच्छी नहीं है, तो वो बगावत कह देते थे, वो बोलते थे कि भाई हम आजाद हैं, हम किसी सुल्तान के अंदर नहीं है। तो भाई सल्तनत शुरू शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम में रही, लेकिन जैसे ही गियासुद्दीन बलबन का राज आएगा, बहुत मैसिव स्केल पे कंसोलिडेशन शुरू होगा, और इस कंसोलिडेशन का भी एक एडवांस्ड फॉर्म देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो देखिए, फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स है अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन। तो क्या हो गया दोस्तों कि भैया दिल्ली में बहुत सारे गैरिसन टाउन से बहुत सारी सी सिटीज बना रखी, फोर्टिफाइड सिटीज बना रखी, जहां पे अंदर सोल्जर्स स्टेशन है। अब इस गैरिसन टाउन में भी, जो दिल्ली की पूरी सिटी में जहां पे गैरिसन बने हुए हैं अलग अलग, ये दिल्ली से थोड़ा बाहर जाके कोई गैरिसन टाउन बना हुआ है। गैरिसन टाउन मतलब एक बहुत बड़ा सा इलाका जिसको आपने फोर्टिफाई कर दिया हो, अंदर सोल्जर्स को स्टेशन कर दिया गया हो। अब इनको भी सामान सप्लाई के लिए हिंटरलैंड में जाना पड़ेगा। अब अगर इनको हिंटरलैंड में जाना है तो हिंटरलैंड में अक्सर कर कुछ ऐसे लॉर्ड और कह सकते हैं कि शिफ्टेंस आ जाते थे, लैंडलॉर्ड्स आ जाते थे, जो कि अपनी बादशाह दिखाने लगते थे। तो भैया सबसे पहले तो दिल्ली के सुल्तानों ने बोला इंटरनल फ्रंटियर को क्लियर करो। तो क्या हुआ, इन हिंटरलैंड्स के आसपास, हिंटरलैंड्स के बाहर फॉरेस्ट थे भाई, तो उन फॉरेस्ट में छुप जाया करते थे इनके एडवर्सरीज। तो इन फॉरेस्ट को सबसे पहले बोला कि गंगा यमुना दोआब में जो बहुत सारे फॉरेस्ट इनको काट दो। जब वो फॉरेस्ट कटे तो बहुत सारे हंटर गैदरर और पैस्टोरिस्ट जो चरवाहे वगैरह थे वो वहां से भाग गए। फिर इस जगह को दे दिया गया किसानों को। उन किसानों से कहा गया आप यहां पे एग्रीकल्चर करो, उस एग्रीकल्चर पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। फिर जैसे जैसे वहां पे जगहें खाली होती गई, फॉरेस्ट कम होते गए, नए फोर्ट्रेस, नए गैरिसन टाउन्स बनाए जाने लगे। खासकर कई सारे गैरिसन टाउन्स या फोर्ट्रेसेस उस जगह पे बनाए जाते थे जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के पास होते थे, ताकि रीजनल ट्रेड को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, ट्रेड रूट्स बराबर रहे। अगर कोई बाहर का रूलर दिल्ली सल्तनत की सेंट्रल अथॉरिटी से लड़ना आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ट्रेड रूट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना था ट्रेड रूट्स को, तो ये दिल्ली सुल्तान के रूलर्स ने किया। उसके बाद आया सेकेंड एक्सपेंशन। सेकेंड एक्सपेंशन में बात की भाई एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत।
तो कहा गया कि भैया साउदर्न इंडिया में मिलिट्री एक्सपेडिशन शुरू करो। तो आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय पे साउदर्न इंडिया में बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशन शुरू होंगे। मैप 3 में देखते हैं हम लोग। दिल्ली से भैया अलाउद्दीन की फोर्सेस गई गुजरात में, चित्तौड़ में, रणथंबोर में, मांडू में, फिर कारा में गई, वारंगल में गई, देवगिरी में गई, फिर देवगिरी में यादवों का राज था, देवगिरी से फिर द्वार समुद्र में गई, द्वार समुद्र यहाँ पे होयसला का राज था, फिर देर समुद्र से मदुरई में गई, थांजावुर में गई, वारंगल में गई, वारंगल में काकातीयास का राज था। तो आप देख सकते हैं कि भैया ये जो अलाउद्दीन की फोर्सेस थी एक्सटर्नल फ्रंटियर्स भी क्रॉस किया। तो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स यानी वो इलाके जो इनके कंट्रोल में अंदर नहीं हुआ करते थे उन पे भी राज किया, और वो इलाके जो इनके कंट्रोल के अंदर थे पर वहां पे अक्सर का रेबेलियन वॉर वगैरह होता रहता, जैसे बंगाल का इलाका हो गया, सिंध का इलाका हो गया, उसको कंट्रोल किया। तो सबसे पहले उन्होंने इंटरनल फ्रंटियर को कंट्रोल किया, बाद में इन्होंने अपने एक्सटर्नल फ्रंटियर को कंट्रोल करना शुरू हुआ। और ये चीज एकदम से नहीं हुई है, एक चीज धीरे धीरे हुई है। यानी शुरुआत हुई इसकी गियासुद्दीन बलबल के टाइम पे। गियासुद्दीन बलबल ने पहले अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया, फिर जब तक अलाउद्दीन खिलजी राज में आएगा वो देखेगा कि भाई इंटरनल पावर्स को अच्छा खासा कंसोलिडेट किया जा चुका है, अब हम पे थोड़ा एक्सटर्नल फ्रंटियर पे भी काम करना चाहिए। बट एक्सटर्नल फ्रंटियर में जाते थे, वहां पे जाके हरा के अपना पपेट रूलर इंस्टॉल कराते थे, और उससे अक्सर कर ये लोग पैसा मांगते थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेस ने भी साउथ इंडिया में डायरेक्ट राज ज्यादा दिन नहीं कर पाए हैं, बस जाते थे, हराते थे, वापस आ जाते थे, और फिर वहां से जब तक पैसा आता रहता था, ट्रिब्यूट आते रहते थे, तब तक कोई बात नहीं, जब ट्रिब्यूट आने बंद कर दी तो फिर से अटैक कर दो। तो इस तरीके की चीजें होती थी। जब इस तरीके के कैंपेन्स हुआ करते थे, जो दिल्ली सल्तनत की आर्मी थी ना वो बहुत लूटा पार्टी करती थी, तो स्लेव्स लूट लेती थी, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स, घोड़े, हाथी, इस तरीके की चीजों को लूट लाया करते थे। इनको हीरे जवाहरात भी बहुत सारे मिल जाते थे। जैसे यादवों को हराया था उन्होंने, तो यादवाज ने इनसे बोला था कि हम आपको हीरे जवाहरात पैसे भेजते रहा करेंगे। जब पैसे भेजना बंद किया, ठीक है, तो वो फिर से अटैक कर दिया। वो एग्जैक्टली अटैक कैसे हुआ मैं आगे आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगा। अभी तो यहाँ पे बुक के हम लोग दायरे में ही रहेंगे। देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज खत्म होगा ना, तब तक आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी है वो इंडिया के ज्यादातर हिस्सों में जाके कुछ ना कुछ कर चुकी होगी। बहुत सारी राइवल आर्मीज को हराया, साउथ इंडिया में जो बहुत सारे हिंदू किंगडम्स थे उनको हराया। फिर सल्तनत ने पीजेंट्री से टैक्सेस को कलेक्ट किया और जस्टिस भी डिस्पेंस किया। तो आप कह सकते हो कि सल्तनत का जस्टिस सिस्टम थोड़ा सा एफिशिएंट था पहले के रूलर से, ठीक है। फिर बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज द कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी, तो ये देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बड़ा ही अच्छा फिगर आपको दिखा रखा, फिगर 2। ये क्या है? कवत अल इस्लाम मॉस्क है, और इसके अंदर एक मीनारत है जो बहुत फेमस है, जिसको आप बोलते हो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसी कुवत अल इस्लाम का जो आसपास का इलाका है ना उसको बोलते हैं। हुआ ये देखो, जब कुवत अल इस्लाम बना ना फ्रेंड्स, और इसके पास जो मीनार बनी ना, ये बनी है इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। ये था एक कॉन्ग्रेगेशनल मास्क। कॉन्ग्रेगेशनल मास्क को आज की डेट में आप जामा मस्जिद भी बोलते हो, ठीक है। जामा मस्जिद को कॉन्ग्रेगेशनल मास्क क्यों बोलते हैं आपको पता है फ्रेंड्स? फ्राइडे के दिन दोपहर में यहाँ पे जुम्मे की नमाज होती है, तो बहुत सारी भीड़ में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्ग्रेगेशनल मास्क। मॉडर्न वर्ड में आप कह सकते हो जामा मस्जिद जो एक इलाके का सबसे इंपॉर्टेंट मॉस्क होता है, जहां पे उस इलाके के सारे लोग मिलकर प्रेयर्स करेंगे, तो उसको आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेगेशनल मास्क। आज की डेट में उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये पहला आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्ग्रेगेशनल मास्क था, और ये एक ऐसी सिटी में था जिसको आप कह सकते हैं दिल्ली सुल्तान ने पहली बार बनाया था। इस सिटी का नाम दिया गया दिल्ली खुलना, कोहना कह सकते हैं, दिल्ली कोहना। तो दिल्ली कोहना सबसे ओल्डेस्ट सिटी, सबसे पहली सिटी जो दिल्ली सुल्तान के सुल्तानों ने बनाई। इसी सिटी के अंदर आपका कुवत उल इस्लाम मॉस्क भी है। तो इस सिटी के सारे लोग इस कुवत उल इस्लाम मॉस्क में जाते थे पूजा करने के लिए, साथ साथ यहाँ पे कुतुब मीनार भी बनवाई गई। इस मॉस्क को बड़ा किसने कराया? इल्तुतमिश ने, और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने। मीनार को भी बनवाने वाले दो इंपॉर्टेंट लोग कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार किसने किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने उसकी रिकंस्ट्रक्शन करवाई थी। अब आगे बात करते हैं मस्जिद की। तो मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस ऑफ अल्लाह। पूजा होती है यहाँ पे।
In a congregational mosque, Masjid Jami or Jama Masjid, Muslim read their prayers, namaz together. Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader for the rituals of prayer. He also delivers a sermon during the Friday prayer. तो समझ गए आप दोस्तों? एक चीज बस आपको नहीं बताई, बस ये नहीं बताई कि जितने भी लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं जामा मस्जिद में, कॉन्ग्रेगेशनल मास्क में, वो अपने लीडर को चुनेंगे और वो लीडर ऑन देयर बिहाफ रिचुअल्स करवाएगा। जब मुस्लिम्स पूजा करते हैं तो वो मक्का को फेस करते हैं। इंडिया में मक्का को फेस करने के लिए आपको टू द वेस्ट खड़ा होना पड़ेगा, इसको किबला भी बोलते हैं। आगे यहाँ पे जो नीचे की तरफ आपको ये वाला मॉस्क नजर आ रहा है फ्रेंड्स, ये बेगमपुरी मॉस्क है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज में बना था। मेन मॉस्क था जहन पनाह का। अब भैया जहन पनाह सिटी को बोला जाता था सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। जहन पनाह सिटी मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, फिर से दिखा देता हूं। यहां देखिए, ये रहा जहन पनाह आपका। मैंने आपसे कहा था ना कि आगे ये नाम आएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक फिगर 4 है, ये मौत की मस्जिद है, MOTH बिल्ट, ये सिकंदर लोदी के दौरान बनी थी। फिर इधर जो दिखाई जा रही है मॉस्क ऑफ जमाली है, जमाली कमाली, जो कि 1520 के टाइम पे बनी थी। दिल्ली सुल्तान के रूलर्स ने बहुत सारे मॉस्क को बनवाया। इन मॉस्क से मुस्लिम कम्युनिटी को एक पहचान मिलती थी। पता चलता था कि भाई मॉस्क में जो भी पूजा करने के लिए आ रहे हैं वो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, मुस्लिम्स हैं। ये करना जरूरी क्यों था? क्योंकि देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आए थे। कुछ भाई बाहर के देशों से आए थे, कुछ हिंदू इंडिया में मुस्लिम में धर्म में कन्वर्ट हुए थे। तो जो बैकग्राउंड था बहुत वाइड था। एक तो अलग अलग जगहों से आए थे, दूसरा कुछ लोग यहीं कन्वर्ट हुए थे। तो ये जो अलग अलग जगहों के जो मुस्लिम्स थे, इनको एक कॉमन ग्राउंड मिल सके घुलने मिलने के लिए, इसलिए मॉस्क बनवाए जाते थे उस टाइम पे। और मॉस्क में इनको ये सीख दी जाती थी कि भाई एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। अब हम लोग थोड़ा सा खिलजी और तुगलकों के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है और उनके अंदर जो कंसोलिडेशन हुआ है एम्पायर का, इसकी भी हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो इतने बड़े किंगडम का या एम्पायर का कंसोलिडेशन करना, दिल्ली सल्तनत का राज भैया पाकिस्तान और से लेके आप कह सकते हैं बंगाल तक था। अब राज करने के लिए चाहिए रिलायबल गवर्नर्स, भरोसेमंद गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मली क्या चलता था हिसाब कि भैया एरिस्टोक्रेट्स को अपॉइंट करो, लैंडेड चीफटेंस को गवर्नर अपॉइंट करो, लेकिन उसमें सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो जाती है। जो लैंडेड चीफटेंस होते हैं वो लोकल इलाके के राजा होते हैं, लोकल इलाके में उनका दबदबा होता है। और ये लोकल जो चीफटेंस होते हैं जब ये थोड़े ताकतवर हो जाते हैं तो सेंट्रल अथॉरिटी को बाबा टटार बाय बाय कर देते हैं। जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं ये भाई अमीर फैमिली के लोग होते हैं, शाही घरानों के होते हैं। दिल्ली सुल्तान ने बोला, दिल्ली सुल्तान के जो सुल्तान थे शुरुआत के, उन्होंने बोला नहीं भाई ये एरिस्टोक्रेट और लैंडेड चीफटेन को मैं कंट्रोल नहीं दूंगा। इल्तुतमिश ने बोला मैं अपने जो स्पेशल स्लेव्स हैं, जिनको मैंने मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया है, जिनको बंदगन कहा जाता है पर्शियन में, मैं इनको अपॉइंट करूंगा एज माई गवर्नर। मुझे इन पे ज्यादा भरोसा है इन कंपैरिजन टू दीज एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेन्स। और इन्हीं स्लेव्स को खास इस चीज के लिए ट्रेनिंग दी गई है कि ये भैया इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस पे बैठेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये जो स्लेव्स हैं इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, इनकी जो भी पहचान है वो इनके सुल्तान की वजह से, ये जो कुछ भी है इनके सुल्तान की वजह से है। तो जब इनको पता है कि ये जो कुछ भी है इनके सुल्तान की वजह से लोकल, अब सोचिए एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, उसको एक जगह राज करने के लिए भेजा गया। अब जहां पे उसे राज करने के लिए भेजा गया वहां पे वो किसी को नहीं जानता है, कोई उसे नहीं जानता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, लेकिन सबको पता है कि भाई ये सुल्तान का फेवरेट है। तो उस केस में ये जो पर्सन होगा, जो राजा बनेगा, जो गवर्नर बनेगा, ये जो स्लेव होगा, वो पूरी तरीके से अपने सुल्तान पे डिपेंडेंट है। और जब वो पूरी तरीके से अपने सुल्तान पे डिपेंडेंट है तो वो सुल्तान की तरफ पूरी तरीके से वफादार होगा। और कई केसेस में इन स्लेव्स को सन से, बेटों से अच्छा कहा जाता है। उसका रीजन ये था कि कहा जा सकता था कि बेटे गद्दी के लिए बगावत कर सकते हैं, लेकिन एक स्लेव गद्दी के लिए कभी बगावत नहीं कहेगा। और ज्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है, ये बात सच भी है। अब यहां पे क्लाइंट का यूज होगा। क्लाइंट का मतलब क्या है? समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और अ हैंगर ऑन। यहां पे क्या होगा? देखिए खलजी और तुगलक, ये जो दो डायनेस्टी थी, इन्होंने बंदगन का प्रयोग किया। खलजीज ने भी भाई आपके स्लेव को अपॉइंट किया अपने,
और तुगलक ने भी किया। खिलजी ने तो भैया, खिलजी सलाउद्दीन खिलजी ने तो अपने स्लेव को भेजा जाने कितने राज्यों को दबाने के लिए साउथ इंडिया में। बताइए इस स्लेव का नाम क्या था? बहुत आसान सवाल है, सबको ही पता होगा। तो ये जो स्लेव्स होते थे बहुत हम्बल बर्थ के होते थे, बहुत नीचे से उठे हुए लोग होते थे, ठीक है। तो खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यूड टू यूज बंदगन एंड आल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन कॉल्ड देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन। तो ये जो लोग थे, जो स्लेव्स थे, खिलजी और तुगलक के सुल्तान के क्लाइंट थे, हाई पॉलिटिकल पोजीशन से बैठाया गया, इनको गवर्नर की पोस्ट दी गई, जनरल्स की पोस्ट दी गई, ठीक है। अब इससे होगा क्या दोस्तों? उससे होगा ये कि आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। जैसे मान लीजिए कि एक सुल्तान ने एक स्लेव को अपॉइंट किया, अब वो स्लेव अपने सुल्तान के लिए पूरा खिदमतगार है, जब सुल्तान आएगा तो उसके कदमों में गिर जाएगा। लेकिन जब ये सुल्तान मरेगा और सुल्तान का बेटा जब गद्दी पे बैठेगा तो उस बेटे की तरफ ये स्लेव पूरी तरीके से लॉयल नहीं होगा। यहां पे एक रिफ्ट डेवलप हो जाएगी। यहां पे ये स्लेव बोलेगा कि भाई तुम कौन? मैं तुम्हारे पिताजी की बात मानता था, उनका गुलाम था, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। और कभी कभी एक्सेशन में हमने देखा है कि प्रॉब्लम्स आई है, कॉन्फ्लिक्ट आया है इसकी वजह से, ठीक है। फिर ये भी देखा गया दोस्तों कि ये जो दिल्ली सुल्तान के जो रूलर्स थे वो इन हम्बल लोगों को, नीचे से उठे हुए लोगों को, अपने गुलामों को इतनी ऊंची पोस्टों पे बैठा देते थे। जो एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे उस समय के, नोबल एलिट्स हुआ करते थे, उनको लगता था कि ये क्या बवाल चल रहा है भाई, ठीक है, ये सब क्या चल रहा है। इसीलिए बहुत सारे पर्शियन तवरिक्स में दिल्ली सुल्तानों को क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? क्योंकि इन्होंने लो बॉर्न और बेस बॉर्न को हाई फेसिस में बैठा दिया। कहने का मतलब ये था कि जो ऊंचे राजघरानों में पैदा हुए थे उनको राजगद्दियों में बैठाने के अलावा गरीबों को, आप कह सकते हो, देखिए सुल्तानों, इल्तुतमिश ने जिनको भी गद्दी में बैठाया वो स्पेशली परचेज स्लेव थे जो मिलिट्री माइट में बहुत अच्छे थे। लेकिन यहां पे देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक की कितनी बुराई लिखी हुई है। कहा जाता है सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खम्मार जो कि एक वाइन डिस्टिलर था, फिरोज हजाम जो कि एक नाई था, मंका तबाक जो कि एक खाना बनाने वाला था, बावर्ची था, दो गार्डनर्स लाधा और पीरा, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी। जब इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, तो जियाउद्दीन बर्नी ने बोला, 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल था जियाउद्दीन बर्नी, उसने बोला कि भाई सुल्तान पागल हो गया, इसका पॉलिटिकल एक्यूमेन और जजमेंट चला गया है, अब ये रूल करने के काबिल नहीं है, ही इज इनकैपेबल टू रूल, ये तक बोल दिया जियाउद्दीन बर्नी ने। अब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन लोगों को कौन से बेसिस पे अपॉइंट किया ये तो नहीं बोला जा सकता, ठीक है, बट हाँ किया था। तो देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स होते थे जो मेरिट पे नहीं होते थे। जैसे इल्तुतमिश ने जब अपॉइंटमेंट शुरू किया, आप कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपॉइंटमेंट शुरू किया तो उसने अपने खास मिलिट्री स्लेव्स को अपॉइंट किया एज गवर्नर, और ये मिलिट्री स्लेव्स काबिल थे। लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बार्बर को और वाइन डिस्टिलर को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं, यानी यहां पे क्रिटिसाइज करना बनता है इनको। फिर देखेंगे दोस्तों खिलजी और तुगलकों ने, ठीक है ना, मिलिट्री कमांडर्स को एज गवर्नर्स ऑफ वेरियस टेरिटरीज अपॉइंट किया, और जो जमीनें इन गवर्नर्स के अंदर थी, इन मिलिट्री कमांडर्स के अंदर थी, उन जमीनों को बोला गया इक्ता। और इन जमीनों का जो मालिक था उस समय के लिए, जो फिलहाल के लिए गवर्नर अपॉइंट किया गया, तो उसको बोला गया इक्तादार, या उसको मुक्ति भी बोला गया। इस मुक्ति इक्तादार का काम था कि भैया अगर कहीं पे मिलिट्री कैंपेन करने हैं तो भैया आपको इन मिलिट्री कैंपेन में लीडर बनना पड़ेगा। मलिक कफूर बहुत से मिलिट्री कैंपेन किए उसने साउथ में, और इन्हीं मुक्तीज का और इक्तादार का काम है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है अपने इक्ताज में, अपने लैंड में। इसके बदले में इनको क्या मिलता था? तो भैया इन मुक्तीज को जमीन मिलती थी, उस जमीन से ये लोग रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, वो रेवेन्यू इनकी तनख्वाह होती थी, उसी रेवेन्यू से ये अपने सोल्जर्स की तनख्वाहें भी देते थे। अब इन मुक्तीज के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए? आप देखिए मुक्तीज इक्तादार्स को अगर आप रेवेन्यू कलेक्ट करने की ताकत दे रहे हो तो आप उनको स्टेट की ताकत दे रहे हो, चूंकि आप उनको टैक्स की ताकत दे रहे हो, तो कैसे आप उनको कंट्रोल करोगे? उनको आप कंट्रोल ऐसे करोगे कि आप बोलोगे कि भाई जो मुक्ति है, ये जो इक्तादार है, इसकी पोस्ट इनहेरिटेबल नहीं है। इनहेरिटेबल मतलब कि इस इक्तादार का बेटा इक्तादार नहीं बनेगा, और इनको इक्ताज जो दिया जाता था, लैंड का जो कंट्रोल दिया जाता था, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिया जाता था, और इनका टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इनका इक्ता बदल दिया जाता था, या ऑफिशियल को बदल दिया जाता था।
तो इस तरीके की जब कंडीशंस लगाई गई ना इन इक्तादारों पे, पहले क्या होता था कि भाई इनको पूरा ही रेवेन्यू अगर आपने कलेक्शन राइट्स दे दिए और पोस्ट को इनहेरिटेबल बना दिया और इनको बोल दिया कि तुम हमेशा के लिए इक्तादार हो, तो ऑब्वियसली बात है ये भैया अपने इलाके में बहुत ताकतवर हो जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी और ये जो तुगलक जैसे मोनार्क थे बहुत चालाक थे, ये सब जानते थे, इसलिए अपना कंट्रोल ना चला जाए इसलिए ये इन्होंने कह दिया कि आपकी पोस्ट इनहेरिटेबल नहीं है, मतलब आपके बेटे नहीं बैठेंगे इस जगह पे। दूसरी बात कि आपको ये जो इक्ता दिया गया है ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिया गया। फिर हर स्टेट में जहां पे गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, प्रोविंसेस जहां पे गवर्नर्स अपॉइंट किए, वहां पे अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए जाते थे। इस अकाउंटेंट का काम देख होगा कि जितना भी वो मिक्ती, जितना भी वो इक्तादार रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उस इलाके से, उसका हिसाब रखेगा ये अकाउंटेंट। कितनी सैलरी गई उसका हिसाब रखेगा। फिर इस बात पे ध्यान देगा ये अकाउंटेंट कि ये इक्तादार केवल उन टैक्सेस को लोगों पे अप्लाई करेगा जिन टैक्सेस की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सुल्तान से मिली है। अपने हिसाब से कोई भी टैक्स ये इंपोज इन इलाकों में नहीं करेगा। फिर जैसे जैसे हिंटरलैंड्स, दूर के इलाके इनके कंट्रोल में आते गए, वैसे वैसे जो वहां के लोकल चीफटेन थे, जो वहां के लोकल एरिस्टोक्रेट्स थे, रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उनको जबरदस्ती दबाया सुल्तानों ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि भैया तुम बस गुलाम हो, ठीक है, पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन, असेसमेंट, पूरा का पूरा लैंड कंट्रोल खिलजी ने अपने अंदर ले लिया। और ये जो लोकल चीफटेन्स हुआ करते थे ना एक टाइम पे, जो लोकल राजा महाराजा हुआ करते थे एक तरीके से, इनसे बोला सेंट्रल को टैक्स भरो, तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारा काम है टैक्स भरना। तो जो लोकल चीफटेन्स अपने जबान इलाकों में हमेशा से टैक्स जमा करते थे, वो टैक्स जमा करने के राइट्स अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए। सुल्तान के ऑफिसर्स जाते थे, लैंड को मेजर करते थे, अकाउंट्स कीप करते थे। कुछ ओल्ड चीफटेन्स को समझ में आया कि भैया सुल्तान हो चुका है बहुत ताकतवर, तो इसके साथ हाथ मिला लेना ही ठीक है। तो ये ओल्ड चीफटेन्स और लैंडलॉर्ड्स ने जाके अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि सर हमें ही रेवेन्यू कलेक्टर बना दीजिए, हम आपके बिहाफ पे एज अ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया ठीक है भाई। 3 तरीके के टैक्स लगाए जाते थे सल्तनत के टाइम पे। एक होता था खारज, जो कि होता था आपका लैंड टैक्स, जितना भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका 50% एज खारज देना पड़ेगा। एक होता था टैक्स ऑन कैटल, एक होता था घरों के ऊपर टैक्स। अब बात आई कि भैया सब कॉन्टिनेंट के बहुत से हिस्से दिल्ली सुल्तान के जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाला हिस्सा था ना उससे बहुत दूर थे। तो सवाल ये उठा कि भैया बंगाल जैसे इलाके को दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ कि भाई दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज भेजी साउदर्न इंडिया के किसी एक राज्य में, जैसे कि यादवास को दबा के उन्होंने उसको कब्जा किया। फिर अगला रूलर आया, उसने बोला मैं भैया आपका गुलाम नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो इस तरीके से बहुत सारे रिबेलियंस, बहुत सारे वॉर्स, इस तरीके की चीजों को भी दिल्ली सुल्तान को अक्सर कर झेलना पड़ता था। फिर जो गंगेटिक प्लेन का इलाका था वहां बहुत सारी फॉरेस्ट हुआ करते थे, तो फॉरेस्ट में सुल्तान की आर्मी ज्यादातर पेनिट्रेट कर नहीं पाती, तो उनको फॉरेस्ट टेरेन की उतनी आदत थी नहीं। और फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहते थे ना, ठीक है दोस्तों, उनको वहां की आदत थी, तो वो अपने आप को छुपा लेते थे। यहां पे देखिए शिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन, इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक है। मोरक्को बताइए कहां पे है दोस्तों, कौन से कॉन्टिनेंट में, यही बता दीजिए। चलिए बहुत आसान सवाल है। तो 14th सेंचुरी ट्रेवल था, इसने बोला कि भाई जो चीफटेन्स थे जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, ये अपने आप को कभी भी पहाड़ों में, रॉकी, अनइवन रग्ड टेरेन्स में छुपा लेते थे। इवन जो बैम्बू की जो प्लांटेशंस होती है ना, घनी प्लांटेशंस, इसके बीच में अपने आप को छुपा लेते थे। और ज्यादातर केसेस में सुल्तान की आर्मी इन जगहों पे घुस नहीं पाती थी, और उन ग्रूव्स के अंदर छुपा के ये वहां सर्वाइव कर सकते थे, क्योंकि रेन वाटर के थ्रू उनको पानी भी मिलता रहता था, अंदर खाने पीने का भी इंतजाम इनका पूरा था। तो अगर तो आर्मी के पास ऐसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको खोद के अंदर निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं तो ये जो लोकल चीफटेन्स थे ये दिल्ली सल्तनत की सेंट्रल रूल से बगावत कर देते थे और इन प्लांटेशंस के अंदर छुप जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि सल्तनत के ऑफिशियल्स वहां पहुंच नहीं पाते थे। फिर भाई 1219 में एक बवाल हुआ। गेंगिस खान जो कि मंगोल लीडर था, उसने ट्रांसोसैक्सिया, ये नॉर्थ ईस्ट ईरान में, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, ट्रांसोसियाना, नॉर्थ ईस्ट ईरान में इस पर अटैक किया। और फिर उसने बोला कि भाई मैं दिल्ली सल्तनत के इलाके में, दिल्ली में करूंगा अटैक। तो दिल्ली पे उसका अटैक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अटैक बहुत हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के शुरुआती टाइम में अटैक बहुत हुआ। दोनों लोग
मंगोल्स को हराने में कामयाब रहे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय से ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई ये मंगोल्स का अटैक बढ़ रहा है, इसलिए दिल्ली में एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जरूरी है। अब चूंकि एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी होगी तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होगा, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज होगा, क्योंकि जब आर्मी मेंटेन होगी तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी देने के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पे कुछ चीजें करी दोनों रूलर्स ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दिल्ली में 2 बार अटैक हुआ, एक तो 1299 1300 में, 1302 1303 में। तो भैया अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया कि एक आर्मी बनानी पड़ेगी। आर्मी के लिए उसने बहुत सारे गैरिसन टाउन बनवाए। एक जो इंपॉर्टेंट गैरिसन टाउन था वो सीरी था। सीरी को मैं नंबर मैप 1 मैप में आपको दिखा चुका हूं। यहां देखिए, यहां रहा सीरी, ये है सीरी। आई होप आप किताब खोल के बैठे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं फिर जो सोल्जर्स हैं जो आपके आर्मी से तरफ से लड़ रहे हैं उनको खाना खिलाना पड़ेगा। खाना कैसे खिलाएंगे, तो भाई वो जो अनाज था, वो जो आप कह सकते हैं व्हीट था, जो ग्रेन था, जो कि क्रॉप की तरह पैदा हो रहा था, जिस पर 50% का टैक्स ले रहे थे, उस टैक्स से इनको खाना मिलेगा। लेकिन अब कैसे दिया जाएगा, देखिए सोल्जर्स को दिया जाता था पैसा, और अलाउद्दीन अपने सोल्जर्स को इकता ना देके कैश देता था, और इस कैश से जाके वो सामान खरीद सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट में वो सामान बिकेगा, अगर वो ज्यादा रेट पे बिकेगा तो हो सकता है ये कैश इन सोल्जर्स के लिए कम पड़ जाए। लेकिन यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का मैनेजमेंट सामने आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे मार्केट को कंट्रोल कर दिया, मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स निकाल दिए, और मर्चेंट्स और सारे लोग जो थे, ट्रेडर्स थे, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले कि भैया अनाज या ग्रेन केवल इस दाम पे बेचा जाएगा। और उस दाम को कुछ इस तरीके से रखा गया कि जितनी इन सोल्जर्स को तनख्वाह दी जाती थी उतने में आराम से इनका अनाज और बाकी चीजें आ जा सकती। तो मार्केट रिफॉर्म्स बहुत सारे लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। पूरा मार्केट को उसने कंट्रोल कर दिया था, प्राइस कंट्रोल कर दिया था, हर चीज उसके हिसाब से, उसके दाम के हिसाब से बिक रही थी मार्केट में। फिर अलाउद्दीन के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बड़ी तारीफ हुई है। जैसा कि मैंने बताया, उसने मार्केट कंट्रोल किया था तो प्राइसेस चीप थी। इस बात पे हिस्टोरियंस ने बहुत सराहा है अलाउद्दीन खिलजी को। जो सप्लाई चेन थी मार्केट में अलग अलग चीजों की, वो भी बहुत अच्छी थी, और अलाउद्दीन खिलजी मंगोल्स के इन्वेजन को भी सक्सेसफुली रोक पाया। ये उसकी एक, आप कह सकते हैं, अचीवमेंट है। वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जब रूल था दिल्ली सल्तनत पे, तो भैया उसके शुरुआत में ही मंगोल का अटैक हुआ। मंगोल की आर्मी तो हार गई, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को समझ में आया कि भाई अब एक काम करते हैं, अब हम इन मंगोल के इलाकों पर अटैक करेंगे। तो कहा गया कि ट्रांसोसियाना, जिनको मंगोल्स ने पहले जीता था, इस पर अटैक करेंगे। इसलिए ह्यूज आर्मी बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि उसका ये जो आइडिया था तगड़ा फेल हुआ था। अब कुल मिला के देखा जाए तो दिल्ली के आसपास के इलाके को स्ट्रांग करना चाहिए, एक गैरिसन टाउन बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने नया गैरिसन टाउन बनाने के बजाय जो 4 सिटीज थी ना दिल्ली में, जैसे सीरी, जहानपनाह, दिल्ली खुलना, देखिए तो दिल्ली खुलना को खाली करवा दिया इसने, और दिल्ली खुलना में सोल्जर्स का गैरिसन बना दिया। नया गैरिसन नहीं बनवाया, दिल्ली खुलना सिटी को खाली करा के वहां पे सोल्जर्स को बैठा दिया, और सोल्जर्स को, और जो लोग थे वहां पे जिनको वहां से निकाला, तो सिटी को खाली कराया, वहां पे सोल्जर्स का गैरिसन बना दिया, और उन लोगों से कहा कि पैदल यात्रा शुरू करो, हम दौलताबाद जा रहे हैं साउथ में, दौलताबाद हमारी नई कैपिटल होगी। ये जो उसका एक्सपेरिमेंट था गजब फेल हुआ। तो इस पे मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिर बात आई दोस्तों की अब इतनी बड़ी आर्मी है तो उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जैसा अच्छा मैनेजमेंट यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था नहीं। आर्मी के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सुल्तान ने लगा दिए कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस, और वो टैक्सेस लगाने वक्त उसके ऑफिसर्स ने उससे बोला कि अभी टैक्सेस मत लगाइए, लेकिन वो माना नहीं। उसी समय पे भाई फमीन आ गया। फार्मर्स ने बोला हम खेती बाड़ी करेंगे ही नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक दौड़ा के उन फार्मर्स को मारने लगा। बात इतनी ज्यादा हाथ से बाहर निकल गई कि पूरे का पूरा कंफ्यूजन फैल गया। क्योंकि तो फैमिन आ गया था, ऊपर से टैक्स लगा रहा है, तो फैमिन में पैदावार हुई नहीं एग्रीकल्चर की, और टैक्स मांगा जा रहा है लोगों से, तो लोगों ने भी कहा हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को बात समझ में आई कि सही में लोग परेशान है, तो उसने कहा कि भाई सबका एग्रीकल्चरल लोन माफ कर दो। लेकिन तब तक काफी बवाल हो चुका था, काफी प्रॉब्लम हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी सोल्जर्स को सैलरी कैश में देता था, बट प्रॉब्लम ये होगी वो कैश था टोकन करेंसी। टोकन करेंसी में क्या था दोस्तों, आज की डेट की प्रेजेंट डे पेपर करेंसी की तरह था, लेकिन आज के डेट का जो पेपर करेंसी है ना, उसको आरबीआई बनाता है और उसको सेट स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स के हिसाब से बनाता है। हर कोई नोट नहीं बना सकता है ऐसे।
तो यहां देखिए, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस उसने टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया, और वो टोकन करेंसी ऐसी थी जो ना गोल्ड की थी ना सिल्वर की थी, वो टोकन करेंसी ऐसी थी जो लोग अपने घर में बनाना शुरू कर दिया लोहारों ने, और इतनी ज्यादा बढ़ गई वो टोकन करेंसी। होता ही है ना, करेंसी एक ऐसी चीज होती है जिसको केवल स्टेट इशू करे तो ही उसकी वैल्यू है। अगर घर घर में करेंसी बनने लगी तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी, और ऐसा ही मोहम्मद बिन तुगलक के राज में हुआ। फिर आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो भी भैया फेल्योर थे। कश्मीर में जो उसका अटैक करने का प्लान था बिल्कुल बर्बाद हो गया। बाद में उसने बोला कि भैया, जब उसके कहते हैं ना कि पहाड़ों के पास से जब उसकी आर्मी निकल रही थी हिमालयाज में, इतनी ठंडी थी उस समय पे कि बहुत सारे सोल्जर्स तो ऐसे ही मरने लगे। तो उसको समझ में आया कि ये जो प्लान है ना ट्रांसोक्सियाना को अटैक करने का, भाई ये सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, इसलिए उसने इस प्लान को छोड़ दिया। फाइनली वो तब छोड़ा जब जाने कितने लोग मर गए। जब दौलताबाद शिफ्ट करने का जो कैपिटल प्लान था उसमें भी बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए, तो भी उसको समझ में आया भाई कि गड़बड़ हो गई। टैक्स बढ़ाया था, जो उसने फैमिन के समय पे जो टैक्स बढ़ाया था उसके चक्कर में बहुत सारा रेबिलियन हो गया। तो एंड में उसके बहुत सारे जो मेजर्स थे ना वो फेल हो गए, जिसके चलते में इसको पगला सुल्तान भी बोला जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी आपने जोक सुना होगा कि तुगलक हो क्या, तुगलक मतलब आप तानाशाह हो क्या, पागल हो क्या, जो एक जगह बैठ के आप वो चला रहे हो, राज चला रहे हो। फिर भले ही मोहम्मद बिन तुगलक अपने बहुत सारी चीजों में फेल हुआ है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला रूलर था दिल्ली सुल्तान का जिसने सोचा था फर्स्ट टाइम कि भाई एक मंगोल टेरिटरी पे अटैक करके इस पे कब्जा करेंगे। अब तक मंगोल्स दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर रहे थे और उनको डिटर कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स। तो अब तक मंगोल्स की जो पॉलिसी थी वो थी डिफेंसिव। पहली बार ऐसा हुआ कि तुगलक के समय पे जो दिल्ली सल्तनत की पॉलिसी थी वो हुई अटैकिंग। हालांकि अटैक हो नहीं पाया क्योंकि इतने स्ट्रांग ये थे नहीं। तो सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी की बात कर लेते हैं। आप देखोगे फ्रेंड्स कि तुगलक्स के बाद कौन आएंगे, तो तुगलक्स के बाद आएगी सैयद डायनेस्टी और फिर आएगी लोधी डायनेस्टी। ये उतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है नहीं। दिल्ली आगरा से ये रूल करते थे 1526 के अराउंड। उस समय में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आगे आ चुके थे, जैसे जौनपुर बंगाल, मालवा गुजरात, राजस्थान। साउथ इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, उनके एफिशिएंट रूलर्स थे, कैपिटल्स प्रॉस्पेरस थी। अफगान राजपूत के बहुत सारे ग्रुप्स ऊपर निकल आए। उस समय पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आएगा जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, उसके अंकल रहते थे बिहार में, उनकी छोटी सी टेरिटरी थी, वहां मैनेजर की तरह काम करता था, लेकिन वो बहुत काबिल और बहुत पैशनेट इंसान था। और एंड में देखेंगे कि भाई उसने मुगल एम्परर हुमायूं को हराया। तो मुगल एम्परर ने राज किया, बाबर के बाद हुमायूं आया, उसने 1530 से 1540 तक राज किया। 1540 में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया और भाग गया अपनी जान को बचाते हुए। एक परिया ने अपने कंधे पे उठा के रिवर्स से उसको खींचता हुआ ले गया, नहीं तो शेरशाह सूरी हुमायूं को मार देता, मुगल एम्पायर वहीं खत्म हो जाता। शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1555 तक राज किया। 1555 में फिर हुमायूं आएंगे, 1556 राज करेंगे। 1556 से शुरू होगा अकबर का राज, कब तक चलेगा? 1605 तक। फिर शेरशाह सूरी देखेंगे दिल्ली को कैप्चर करेगा, अपनी खुद की डायनेस्टी बनाएगा जिसको सूरी डायनेस्टी बोलते हैं। सूरी डायनेस्टी का राज केवल 15 सालों का था, पर उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में बहुत कुछ अच्छा हुआ। मान सिंह करके एक बहुत एफिशिएंट, आप कह सकते हैं कि अकबर के कोर्ट में एक पर्सन थे, दहसला सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मान सिंह ने चलाया था। मान सिंह ने सीखा कहां था ये सब? शेरशाह सूरी के साथ काम करते हुए सीखा था। ठीक है दोस्तों, फिर शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको किसने फॉलो किया था? भैया अकबर ने फॉलो किया था, और अकबर ने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया। यहां पे दोस्तों एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है। फैक्ट क्या है? द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, द नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। थ्री ऑर्डर्स, ये जो आइडिया है दोस्तों, ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ 11वीं सेंचुरी में। इसमें क्या कहा गया कि भाई जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं उनको 3 क्लास में बांट दो। एक क्लास है जो हमेशा पूजा करेगा, एक क्लास है जो हमेशा लड़ेगा, एक क्लास है जो हमेशा लैंड को टेल करेगा, मतलब वो एग्रीकल्चर होगा। और चर्च ने इसमें साथ दिया, क्योंकि चर्च वाले थे प्रे करने वाले में, और चर्च वालों ने बोला ये सब पागल अपने आपस में लड़ते रहते हैं, तो इससे बेटर है कि इनको कंसोलिडेट करो और इनको भेजो मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब इस 3 भागों में इनकी सोसाइटी बढ़ गई तो एक सीरीज ऑफ कैंपेन शुरू किया गया जिसको बोला क्रूसेड्स। और उस क्रूसेड्स में एक
क्लास उभर के आई योद्धाओं की, वॉरियर्स की, जिनको कहा जाने लगा नाइट्स। और वहां पे बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग निकल के आए, आप कह सकते हैं ब्रेव लोग निकल के आए, जिनको नाइटहुड मिली, उनको नाइट बोला गया। तो नाइट्स का कंसेप्ट यहां से निकल के आता है दोस्तों। तो ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है। जितना कम समय में हो सका उतने कम समय में मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की। सब वर्ड्स का नाम क्या, खर्च क्या था, याद करिए, टैक्स था एक तरीके का, जेंडर, मंगोज, गैरिसन, तारीख, एकता, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया। हालांकि बहुत बेसिक मीडियल हिस्ट्री की यहाँ पे बात हुई है। डिटेल मीडियल हिस्ट्री को मैं अपनी मीडियल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में थोड़ा बहुत अब तक समझाया और थोड़ा आगे समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।